भारत के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब भारत ने चीन को उसकी ही भाषा में जवाब दिया है। ऐसा ही एक मौका जून 1967 में भी आया था, जब बीजिंग एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में चीन के रेड गार्ड्स और चीनी नागरिक भारतीय दूतावास के 2 अधिकारियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। उन्हें घसीटा जा रहा था और लात घूंसे मारे जा रहे थे। हद तो तब हो गई जब दुनिया भर के मीडिया में खबरें चलने लगी कि चीन में भारत के 2 अधिकारी जासूसी करते हुए पकड़े गए। इस हरकत से हर भारतीय का खून खौल उठा था। जवाब में भारत सरकार ने भी चीनी एम्बेसी के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करके न केवल चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह बता दिया कि जब बात भारत के सम्मान की होगी तब भारत अपने दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकेगा। लेकिन सवाल उठता है कि चीन ने भारतीय एम्बेसी के अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था और कैसे भारत ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए चीन को झुकने पर मजबूर कर दिया था। बात 4 जून 1967 की है। चीन में भारतीय एम्बेसी में तैनात 1962 बैच के आईएफएस अधिकारी और सेकंड सेक्रेटरी श्री कृष्णन रघुनाथ अपने साथी और थर्ड सेक्रेटरी पी विजय के साथ बीजिंग में घूमने के लिए निकले थे। वे इमारतों और खंडहरों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद वे वुफो टेम्पल बीजिंग बॉटनिकल गार्डन में गए, जहां सोते हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई थी। इसी वजह से चीन में इसे स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध से लगाव होने के कारण कृष्णन रघुनाथ इस तस्वीर को अपने कैमरे से कैप्चर करने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भगवान बुद्ध की फोटो क्लिक करना उनके लिए बहुत बड़ा गुनाह बन जाएगा। मुश्किल से 1-2 तस्वीरें ही खींची थी कि पीछे से उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि चीनी सेना के कुछ जवान खड़े थे, जिन्होंने कृष्णन रघुनाथ को मंदिर में फोटो खींचते हुए देख लिया था। दरअसल पश्चिमी चीनी सेना की एक रेजिमेंट वहां खड़ी थी, जहां फोटो खींचना मना था। चीन और भारत के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद दोनों देशों के रिश्ते बहुत खराब हो चुके थे। चीनी मिलिट्री के सैनिक कृष्णन रघुनाथ और पी विजय दोनों पर जासूसी का आरोप लगाने लगे। बार बार समझाने और सफाई देने के बावजूद चीनी सेना ने दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। रातों रात पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई थी कि चीन में भारत के 2 डिप्लोमेट जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए हैं। 13 जून 1967 को चीन के अदालत में भारतीय एम्बेसी के दोनों सेक्रेटरीज को पेश किया गया, जहां पर मामले की सुनवाई होनी थी। वहां पर 15,000 चीनी लोगों की भीड़ मौजूद थी। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। बार बार दलील होने के बावजूद चीनी अदालत ने दोनों भारतीय सेक्रेटरीज को जासूसी का दोषी करार कर दिया। कृष्णन रघुनाथ के सभी अधिकार छीन लिए गए। उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया और इसके साथ ही उन्हें एक दिन बाद चीन से भारत जाने का आदेश दे दिया गया। पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब ऐसे लोगों से होता है जिन्हें किसी देश में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यही हाल पी विजय के साथ भी हुआ। उन्हें अगले 72 घंटे में चीन छोड़ने का आदेश दिया गया। अगली सुबह होते ही कृष्णन रघुनाथ को बीजिंग एयरपोर्ट में हांगकांग एयरपोर्ट ले जाने की तैयारी हो रही थी। पी विजय को चीन खाली करने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया था। इसके बावजूद उसी गाड़ी में उन्हें भी बिठा दिया गया था। 14 जून को भारतीय सचिवों को हांगकांग एयरपोर्ट ले जाना था, क्योंकि वहीं से दिल्ली की फ्लाइट मिलती थी। खबर मिलते ही बीजिंग एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में चीनी लोग इकट्ठा हो गए थे। जब गाड़ी से उतरकर भारतीय सचिवों को एयरपोर्ट तक ले जाया जा रहा था, उसी बीच हजारों की संख्या में खड़े चीनी लोगों ने न सिर्फ उन अधिकारियों का अपमान किया, बल्कि हाथापाई भी की। सेकेंड सेक्रेटरी कृष्णन रघुनाथ और थर्ड सेक्रेटरी पी विजय को हजारों लोगों की भीड़ ने गर्दन और कॉलर पकड़कर खींचातानी की। इतना ही नहीं, उस दिन दूसरे भारतीय राजनयिकों के साथ भी चीनियों ने बहुत खराब व्यवहार किया। एक और सचिव सीवी रंगनाथन को भी भीड़ ने जबरदस्ती सिर झुकाने के लिए मजबूर किया। भारतीय दूतावास के जिन भी कर्मचारियों ने इन दोनों राजनयिकों की मदद करने की कोशिश की, उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया गया। चीनी रेड गार्ड भारतीय अधिकारियों के साथ मारपीट कर रहे थे, उन पर थूका जा रहा था और लोग गालियां दे रहे थे। इस खींचतान में उनके जूते तक वही छूट गए। पी विजय के साथ भी वहां की भीड़ ने बहुत ज्यादा बदसलूकी की। भीड़ द्वारा उनके साथ इतनी खींचातान की गई कि उनके पैरों से जूते तक निकल गए और वह बेहोश हो गए। एयरपोर्ट के बाहर खड़ी भारतीय एम्बेसी की कारों पर पेंट फेंक दिया गया। दुनिया भर की मीडिया इस घटना को कवर कर रही थी। दूसरी तरफ भारत के लोग इस तरह के व्यवहार के बाद खून का घूंट पी रहे थे। लोगों का गुस्सा आसमान छू रहा था। हालांकि भारत में उतरने पर इन दोनों डिप्लोमेट्स का नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर हीरो की तरह स्वागत किया गया।
चीन ने भले ही इन दोनों सेक्रेटरीज की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन भारत में उन्हें एक वीर योद्धा की तरह सम्मान दिया गया। भारतीय सरकार ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया और तुरंत हमारी तरफ से एक पत्र चीनी सरकार को भेजा गया। चीन के विदेश मंत्रालय को लिखे इस पत्र में भारत ने साफ तौर पर चीन के इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। देश के अंदर चीन की इस घटना पर लोगों का खून खौल रहा था। भारत ने इस बार चीन की इस बर्बरता का बदला लेने का प्लान बना लिया था। दिल्ली में चीनी एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी चेंग लुचिही पर गुप्त जानकारी एकत्र करने और भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया। भारत में इसी मामले को चीन की तरह कोर्ट में नहीं चलाया गया, बल्कि विदेश मंत्रालय ने अगले ही दिन 14 जून को उन्हें तत्काल भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। अब भारत सरकार ने अपना रुख चीनी एम्बेसी के थर्ड सेक्रेटरी सी चिंगहाओ की तरफ किया। उन पर भी भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था और पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करके 72 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। अगले दिन गुस्से से भरी भीड़ ने नई दिल्ली में चीनी एम्बेसी के बाहर खड़ी थी। एम्बेसी के बाहर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही थी। थोड़ी देर बाद भीड़ का गुस्सा और बढ़ता चला गया। चीनी एम्बेसी की खिड़कियां तोड़ दी गई, गैराज में भी आग लगाई दी गई और चीनी झंडे को उखाड़कर फेंक दिया गया। लोग भारतीय राजनयिकों के साथ हुए इस तरह के व्यवहार से इतने नाराज थे कि नई दिल्ली में चीनी स्टाफ के साथ हाथापाई करने से भी पीछे नहीं हटे। जो आग चीन ने दुनिया भर में भारत की छवि खराब करने के लिए लगाई थी और चीन को लगा था कि 1962 की तरह भारत इसे भी सहन कर लेगा, लेकिन इस बार चीन गलत था। भारत ने भी चीन को उसी के अंदाज में जवाब देने का ठान लिया था। चीनी एम्बेसी में भी जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 7 चीनी एम्बेसी स्टाफ को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। भारत में चीनी एम्बेसी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन और हाथापाई की खबर जब चीन तक पहुंची, तो चीनी सरकार की तरफ से उस समय के भारतीय एम्बेसडर राम सेठे को नोटिस भेजा गया। इस नोटिस में लिखा था कि अब चीनी सरकार भारतीय एम्बेसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती। कुछ ही देर में चीन के अंदर भारत में चीनी डिप्लोमेट्स के साथ हुई मारपीट की खबर आग की तरह फैल गई। गुस्साई चीनी भीड़ ने राम सेठे की आवाज पर हमला कर दिया। भारत और चीन के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही थी और दोनों देशों के लोगों का गुस्सा एक दूसरे के लिए आसमान छू रहा था। दोनों जगह एम्बेसी में होने वाली तोड़फोड़ से अधिकारियों की जान का खतरा भी बढ़ रहा था। सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी सरकार ने भारतीय एम्बेसडर राम सेठे को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया और उन्हें कहीं भी बाहर आने जाने से मना कर दिया। इसके बाद नई दिल्ली में भारतीय सरकार की ओर से चीनी एम्बेसी में सेना तैनात कर दी गई। एम्बेसी में मौजूद अधिकारियों और चीनी स्टाफ को बाहर आने जाने से मना कर दिया गया। उन्हें भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि इस दौरान चीन भारत को तरह तरह से डराने में पीछे नहीं था, लेकिन भारत का रुख साफ था। यह भारत 1962 से बाहर आ चुका था और अब किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। चीन की भारत को धमकाने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। भारत के अंदर अपने अधिकारियों की हालत देखकर चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक फ्लाइट भारत भेजने का निर्णय लिया, जिससे वे चीनी एम्बेसडर्स को भारत से निकाल सके। फिर भारत सरकार ने भी यही मांग की, लेकिन चीनी सरकार ने इसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारत ने भी उनके लोगों को वापस लौटाने से मना कर दिया। इसके बाद जब चीनी विमान अपने राजनयिकों को वापस ले जाने के लिए दिल्ली में उतरा, तब दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी रिफ्यूलिंग रोक दी गई। अंत में दोनों देशों की आपसी बातचीत के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा 21 जून को घायल चीनी सचिव से चेंग हाओ को दिल्ली छोड़ने की अनुमति दे दी गई, जबकि एक और सचिव चेन लू चिह को भारत सरकार ने अगले 3 दिनों तक अपने नियंत्रण में रखा था। इन 3 दिनों में बीजिंग में भारतीय एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन रोक दिए गए थे। भारतीय राजदूत राम सेठे और एम्बेसी के अधिकारियों पर लगी पाबंदियां हटाई दी गई। भारत की ओर से भी ऐसा ही जवाब दिया गया और अपने सभी सैनिकों को चीनी एम्बेसी से वापस बुला लिया गया। जब चीन के दूसरे सचिवों को चीन ले जाने के लिए एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था, उस समय भारतीय सेना ने दोनों सचिवों को ठीक वैसे ही एयरपोर्ट के चारों ओर घुमाया था, जैसे चीन ने भारतीय एम्बेसी के अधिकारियों के साथ बीजिंग एयरपोर्ट पर किया था। और इस तरह भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था और बदलते भारत की तस्वीर को दुनिया के सामने एक अलग नजरिए से पेश किया गया। हालांकि जून में हुए इस संघर्ष के बाद भले ही दिखावे के लिए शांति बहाल हो गई, लेकिन चीनी सरकार ने इसे एक चुनौती के रूप में मान लिया और जल्द ही भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चीनी सेना की घुसपैठ होने लगी। उसी साल अगस्त 1967 में भारत के सिक्किम में कई चीनी सैनिक देखे गए, जिसके बाद भारतीय सेना ने चीनी कमांडरों को कई बार मौखिक चेतावनी भेजी। इसके बाद चीनी सेना ने वहां से अपनी सेना को वापस बुला लिया।
चीन नाथुला को अपना हिस्सा मानता था और वह चाहता था कि भारत अपनी सेना नाथुला से हटा ले। 20 अगस्त 1967 को भारत ने अपने बॉर्डर को नियंत्रित करने के लिए बॉर्डर पर 3 परतों वाली कंटीली तारा लगाना शुरू कर दिया गया। 3 दिन बाद ही चीनी पीएलए के 75 सैनिक बॉर्डर पर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। माहौल फिर एक बार तनावपूर्ण हो गया और तार लगाने का काम रोक दिया गया। 6 और 7 दिसंबर को जब हमारे देश की सेना बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रही थी, उसी समय चीनी मिलिट्री ने फिर एक बार पेट्रोलिंग का विरोध किया। इस बार चीन की ओर से पेट्रोलिंग करते भारतीय सैनिकों पर पत्थर भी फेंके गए। इसके बाद चीनी सेना अपनी सीमा में लौट गई। भारतीय सेना ने एक बार फिर नथुला पोस्ट पर तार लगाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन तुरंत ही 11 सितंबर को जब तार लगाने का काम शुरू हुआ, तब चीनी सेना ने प्रतिशोध करना शुरू कर दिया। इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए स्थानीय इन्फेंट्री बटालियन के ब्रिगेडियर राय सिंह बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन चीनी सेना ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। ब्रिगेडियर राय सिंह को घायल देख भारतीय सेना का खून खौल उठा। जवाब भी भारतीय सेना ने फायरिंग शुरू कर दी और पूरी चीनी बंकर को उड़ा दिया। 11 से 15 सितंबर तक चले इस संघर्ष में चीन को अपने 340 से ज्यादा सैनिकों को गंवाना पड़ा और हार का सामना करना पड़ा। लगभग 450 से अधिक चीनी सैनिक घायल हो गए थे। इस संघर्ष में भी हमारे लगभग 88 सैनिक शहीद हो गए थे। इतने बड़े अपमान के बाद चीन ने ठीक 20 दिन बाद 1 अक्टूबर 1967 को नाथुला से कुछ किलोमीटर उत्तर में चोला पर फिर से आमना सामना शुरू कर दिया। चीन चोला को भी अपना हिस्सा मानता था। पहले तो भारतीय सेना ने मौखिक संवाद करना ही सही समझा, लेकिन जब चीनियों ने फायरिंग शुरू कर दी तो भारत के जवानों ने आमने सामने की लड़ाई करना ही सही समझा। शुरुआत में तो चीनी सेना ने 7-11 गोरखा और 10 जम्मू कश्मीर राइफल्स के सैनिकों को कुछ नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे संघर्ष की दिशा ही बदल दी। भारतीय जवानों ने कुछ इस तरह से फायरिंग शुरू कर दी कि चीनी सेना को 3 किलोमीटर पीछे भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। नाथुला और चोला में चीनियों के साथ हुई झड़प में भारत ने अपनी सीमा को सुरक्षित कर लिया और चीनियों को मार भगाया। इन दोनों ही संघर्षों में 400 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए थे और चीनियों को भारत की ताकत का एहसास भी हो गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि इन दोनों लड़ाइयों में हारने के बाद चीनी सेना लंबे समय तक भारत के साथ सीमा विवाद में नहीं आई।